यह एपिसोड टीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है। शहर के जीवन से बहुत दूर, समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर ऊपर, जनवरी की कड़क सर्दी में जब तापमान शून्य से लगभग 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है, संपूर्ण अंधेरे में, जहां आप केवल तेज हवा या कभी-कभी केवल पक्षियों की आवाज ही सुन पाते हैं और जहां आसमान की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आज हम आपको वहीं हानले में स्थित खगोल विज्ञान स्टेशन में ले जा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी और आप मुझे सुन रहे हैं नेचर इंडिया पॉडकास्ट में। वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्र में हमारे साथ हैं इंजीनियर और एस्ट्रोफोटोग्राफर दोरजे आंगचुक। दोरजे 1998 से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैनले प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। फिर उन्होंने एक दशक बाद अंतरिक्ष में अपना कैमरा आकाश की ओर कर दिया और खगोल विज्ञान को कुछ प्रसिद्ध और लोकप्रिय चित्र दिए हैं और इसी कला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में मानक सदस्य या ऑनररी मेंबर के रूप में स्थान दिया है। दोरजे, आपका बहुत स्वागत है। आज इस श्रृंखला में हम आपके इस अनोखे कार्यस्थल के साथ-साथ आपके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी तारा भौतिकी संस्थान में इंजीनियर इंचार्ज हूँ और मैं यहाँ 1998 से जब से बनना शुरू हुआ था मैं तब से एसोसिएटेड हूँ और मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ, जहाँ पे मेरा घर है वहीं पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये सोच के मैंने जॉइन किया। ये ऑब्जर्वेटरी जो है 98 में बन रहा था जब मैं यहाँ पे इंडक्ट हुआ था। सबसे पहला जो टेलीस्कोप है वो है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, वो लगा और वो अभी तक ऑपरेशनल है और भारत देश में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टेलीस्कोप है। चलिए आपके साथ हम सफर करते हैं। हमारे श्रोताओं को लेह से हानले तक आपके साथ ले चलते हैं। जी बिल्कुल। लेह से हम पहले लेह मनाली रोड से निकलेंगे जो मनाली डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो वो 50 किलोमीटर तक जैसे पहुँचते हैं तो हमें डाइवर्जन लेफ्ट साइड से लेंगे। आगे बाकी 200 किलोमीटर हम हानले की तरफ सिंधु नदी के साथ-साथ चलते रहेंगे। तकरीबन 5-6 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। बीच में हमें छुमातांग हॉट स्प्रिंग देखने के लिए मिल जाता है। जो ऑब्जर्वेटरी जो एरिया है वो फ्लैटलैंड है। हमें सबसे पहला जो दृश्य दिखता है वो हानले गोम्पा का है जो तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। दूसरा सुंदर दृश्य जो दिखता है वो हमारा ऑब्जर्वेटरी का है। यहाँ अब शाम हो गई है पहुँचते-पहुँचते, तो श्रोताओं के साथ आसपास के दृश्य को साझा करते हैं। हानले में सबसे अच्छी बात जो है दिखेगी वो है क्लीन एटमॉस्फेयर। हम उसको टेक्निकल टर्म्स में एरोसोल बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी स्मोक, डस्ट पॉल्यूशन नहीं है और आपको सब कुछ इतना सुंदर और आपके आसपास नजदीक दिखेगा क्योंकि उसमें पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, तो आपको पहाड़ी बहुत सुंदर दिखेगा। और जैसे ही रात होती है, तारों का जो दृश्य है जिसकी वजह से हम ये तारा भौतिकी संस्थान यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका दृश्य दिखता है और वो बहुत ही इंचेंटिंग है। और मिल्की वे तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे कि किसी ने कैमरा में खींचा हो। वन ऑफ द लाइफ में मोस्ट अमेजिंग व्यू हमें मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे अमेचर फोटोग्राफर और एस्ट्रोनॉमर्स आए जो काफी सालों से उनका हॉबी ये रहा है। वो लोग मेरे से बोलते हैं कि ये जन्नत है हमारे लिए, इतने सारे तारे दिखते हैं जो आम कॉन्स्टलेशन बाकी अन्य जगहों से दिखते हैं तो वो पहचान में नहीं आते क्योंकि इतने सारे तारे दिखते हैं वहां से। एस्ट्रोफोटोग्राफी पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है, काफी लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं और हालांकि ये आपका मूल विषय नहीं है, आप पेशे से इंजीनियर हैं, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह इसने आपके करियर को एक दूसरी दिशा दी है। तो 1998 से 2010 तक का एक तो लद्दाख जो है बहुत ही सुंदर है, तो उसके साथ अगर तारों का भी दृश्य
देख सकते हैं, उसको हम नाइटस्केप बोलते हैं, नाइट प्लस लैंडस्केप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना शुरू हुआ था 2010 के बाद, जब हमारा कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और रात का दृश्य भी बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। मेरे एक एस्ट्रो फोटोग्राफर गुरु जो 1-2 दिन के लिए आए थे, तब मैं उनको अच्छी तरह से जानता नहीं था। मैंने सोचा कि ये 2-3 दिन में इतना अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं। मैं जो वहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो और भी अच्छी तरह से दिखा सकता हूँ। कैमरा उठाया और मेरा एस्ट्रो फोटोग्राफी का एज़ एन हॉबी जर्नी शुरू हुआ। जो दृश्य किसी ने ना देखा हो, जब हम दिखा सकते हैं, तो लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं उससे। और वो मेरे को भी अच्छा लगने लगा कि मैं लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, जो फोटोग्राफी होता है और एस्ट्रोनॉमी के साथ जो साइंस है, और मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता रहा। और फिर इसी तरह आप पहले ऐसे भारतीय बने जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मानक सदस्य के रूप में शामिल हुए। ये अनुभव कैसा रहा? ये बहुत ही सरप्राइज़िंग था मेरे लिए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या सोचा, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक ऑनररी मेंबर ऐसा कुछ चीज़ होता है। प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स थ्रूआउट इंडिया उन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। 2010 में इंडक्शन हो गया है और मैं पहला भारतीय हूँ जो एज़ एन ऑनररी मेंबर है। अदरवाइज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स तो बहुत सारे हैं जो आईयू के मेंबर्स हैं। आपको एक दर्जा है, आपको और भी लोगों को एस्ट्रोनॉमी से इंस्पायर करते रहना है, तो वही मेरा मोटिवेशन भी है। आपकी खींची हुई एक तस्वीर बहुत फेमस हुई थी कॉमेट नियोवाइस की। उसने काफी अवार्ड्स भी जीते एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के। उसके बारे में कुछ बताइए और साथ ही उस जैसी कुछ और प्रेरणादायक तस्वीरों के बारे में बताएं जो आपको खुद बहुत पसंद हो। जब ये एक ध्रुव तारा आया था, इसको बोलते हैं न्यू वॉइस। 2010 में जब तब पैंडेमिक था और कोई अब आगे पीछे जा नहीं पा रहा था। मेरे को बहुत ही आइडियल कंडीशंस मिले जब मैं इसी ध्रुव तारे को अपने जब गाँव के मोनेस्ट्री जहाँ पे हमारे मॉन्क्स सारे रिट्रीट करते हैं और वो प्रेयर्स करते हैं, तो उसके साथ दिखा पाया। तो ये बहुत ही लोगों को पसंद आया और अच्छा भी मौका था, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा था लगभग 6700 साल के बाद ही आता है और ये हमारे नेकेड आइज़ आँखों से भी देख पाते हैं। ऐसे बहुत ही कम ध्रुव तारे होते हैं। इसमें 2 पिक्चर्स थे। पहला पिक्चर्स जो मैंने गाँव में खींचा था, तो वो तो उसने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कंटेस्ट किया था। एक जो न्यू वॉइस का सबसे अच्छा पिक्चर उसमें फर्स्ट आया था और दूसरा मैं 2-3 दिन के बाद फिर मैं ऑब्जर्वेटरी गया, तो वहाँ पे मैंने एक और टेलीफोटो ऑब्जर्वेटरी के साथ इसी न्यू वॉइस का खींचा था। तो वो भी उसको भी काफ़ी जजेस ने सराहा और कहा कि मतलब ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिक्चर है। ऐसा एक इवेंट जो कभी-कभी दिखता है और कभी-कभी होता है, तो वो कैप्चर करने में ज़्यादा अभी मज़ा आता है, क्योंकि मिल्की वे ज़्यादा चेंज होता नहीं है, वो वही रहता है। भले आपका मेरा लैंडस्केप आजकल चेंज हो जाता है। इसी तरह से काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में सुपरनोवा, आरएस नोवा बोलते हैं, तो वो हर 15 साल में एक बार ग्लो हो जाता है और फिर वो जो रोशनी कम कर देता है। तो मैं 2001 में अगस्त में ऑब्जर्वेटरी में था और अचानक सा वो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि ग्लो हुआ और वो पिक्चराइज़ करने में बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो मैं ही अकेला उधर से पिक्चर्स कर सकता था और वो ऑब्जर्वेटरी के साथ। बहुत बढ़िया। डार्क स्काईज की जो हेरिटेज है और आप जो डार्क स्काईज सैंक्चुरी बनाने के लिए लद्दाख और हानले को अगली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करने के लिए जो मुहिम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। जी, मैंने शुरू-शुरू में बहुत जगह पढ़ा था कि ऑब्ज़र्वेटरी के आस-पास हमेशा लाइट कम होना चाहिए, क्योंकि जो हम तारों को देख रहे हैं उनका लाइट इतना फेंट होता है कि अगर हम अपने आस-पास और लाइट पॉल्यूशन करें, तो वो वाला दिखना कम हो जाएगा। वो लाइट हम तक पहुँच नहीं पाएँगे। 1-2 ऑब्ज़र्वेटरीज़ हैं जिनको बंद करना पड़ा, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन उस जगह पे बहुत ज़्यादा हो गया था। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेटरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी लाइट पॉल्यूशन से दूर जा रहे हैं, रिमोट जगह पे अपना ऑब्जर्वेटरीज़ लगा रहे हैं। वो जगह भी अगर डेवलप होगा और लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो हमें फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन कर रही है। जहाँ पे भी ऑब्जर्वेटरी है और या जहाँ पे भी ऐसे प्लेसेस है, उनको डार्क स्काई रिज़र्व, सेंचुरी, पार्क डेज़िग्नेट किया जाता है। तो हमारा मेन मोटिवेशन है, आप लाइट यूज़ करो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो और जितना ज़रूरत है आप उतना यूज़ करो। इस हिसाब से हमने एक लाइट मैनेजमेंट प्लान बनाया, हमने डार्क स्काई रिज़र्व का। ब्लू एलईडी लाइट को
हटा के वार्म एलईडी लाइट लगा रहे हैं जो कम दूर तक जाता है, पर्दा डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि अंदर का जो लाइट है वो बाहर तक ना जा पाए और बाहर लाइट हो तो वो उसको शेड करे, ऊपर की तरफ ना फेंके, सिर्फ जमीन की तरफ हो जहां पे हमें जरूरत है। तो ये सब लाइट मैनेजमेंट प्लान करके हम लोग गांव वाले से मिले तो एक म्यूचुअल जो कोलेटरल बेनिफिट होता है, लोग टूरिस्ट सब लोग आके नाइट स्काई को अप्रिशिएट करे, एंजॉय करे, एजुकेट हो और उससे अपना रोजगार चला सकते हैं। जैसे कि आप होम स्टे निकाल सकते हैं और आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं जहाँ पे लोग आके खा के बैठेंगे और आपको टेलीस्कोप दिया जाएगा, लोगों को स्पेस का दृश्य दिखा सकते हैं जैसे कि आप सैटर्न, नेबुलास, जुपिटर, प्लैनेट, मून एक्सेट्रा आप दिखा सकते हो। तो हमने ये प्रपोजल रखा और यूटी गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाइड किया कि ये 100 डार्क स्काई सेंचुरी होगा और यहाँ पे लाइट मैनेजमेंट प्लान को पास किया जाए और इसको लागू किया जाए। बेनिफिट जी ये जो है सिर्फ ये हानले के लिए नहीं है, ये हर एक जगह के लिए है। जैसे कि जब सिटीज जाते हैं, स्काई का दृश्य रात को देखना चाहते हैं तो हमें क्या दिखेगा? हमें सिर्फ एक तो प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस और मून और कुछ फ्लाइट्स चलती हुई देखेंगे। हालांकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे तारे देखे और वो उनसे इंस्पायर हुए थे और उससे एजुकेट हुए थे। जैसे कि लद्दाख में तो ये चलता है कि हम लोग फार्मिंग करते हैं या जो भी हम ट्रेडिशनल एक्टिविटीज करते हैं तो हम वो तारों को देख के जब ये तारा राइज होगा तभी करना है। एस्ट्रोनॉमी को ओल्डेस्ट साइंस मानते हैं और हम सोचते हैं कि मतलब जितना हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा है उतना हम अपने बारे में और सीखते हैं। तो इसको प्रिजर्व करना और इसको बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं तो और ये सबके लिए बेनिफिशियल है। जी, बहुत सुंदर। सिटीज़न साइंस और एस्ट्रो टूरिज़्म, एक नए तरह का टूरिज़्म दोनों को मिला कर के ये जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है, वो एक बहुत ही उम्दा मुहिम है। साथ ही आपने कहा कि इसे किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हैनले में नहीं। आपके खगोल विज्ञान में दूसरे इंटरेस्ट्स कौन से हैं और कौन से दूसरे शोध आपको आजकल व्यस्त रखते हैं? एस्ट्रोनॉमी एक फंडामेंटल साइंस है, उसको आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि अब मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। वर्ल्ड में या यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट जो अबंडेंट मटेरियल है वो हीलियम है। पहले हमें हीलियम अर्थ पे नहीं मिला था। सोलर इक्लिप्स के दौरान फेंट एक स्पेक्ट्रम मिला था, जो लाइन्स मिला था, तो उनसे उनको पता चला कि ये तो कुछ और चीज़ है जो हमारे अर्थ में नहीं मिल रहा है। उसको नाम हीलियम दिया क्योंकि ग्रीक में सन को हीलिस बोलते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि हमारे सेकंड मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स हीलियम भी होता है। और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, सीमॉस कैमरा रहता है, शुरू-शुरू में इन्वेंट हुआ था तो उसको बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में यूज़ किया है। तो अभी जाके सब लोगों के जेब में जो है कैमरा है विद मोबाइल और वो हर जगह यूज़ होता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी ने क्या किया था, इसको और बढ़ावा दिया था, इस रिसर्च को और भी आगे बढ़ाया था। इसी तरह से आप जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक्स-रे स्कैनिंग जो होता है मशीन, जो पहले एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी में डाला गया, जो फिर आपका एवरीडे लाइफ में आता है। इसी तरह से आप मेडिकल में एमआरआई, सीटी स्कैन वो सब पहले एस्ट्रोनॉमी में आया था और फिर हमें बाद में डे टू डे लाइफ में मिला है। सब लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, अपना लोकेशन क्वाज़ार्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट उससे मिलते हैं, जो स्टार वार से जो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी से ये सब फ़ायदा होता है। आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही अलग है। अपने कार्यक्षेत्र के बारे में हमें थोड़ा और कुछ बताइए, कैसे आपका वक़्त गुज़रता है जब आप हानले में होते हैं? तो सुबह उठ के टेलीस्कोप को चेक करना, रात का लॉग्स चेक करना कि क्या हुआ है, प्रॉब्लम तो नहीं आया, उसको अटेंड करना, डाटा चेक करना और या वहाँ का जो वेदर अपडेट्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम उसको ठीक करना। टेलीस्कोप पे इंस्ट्रूमेंट लगता है जो काफ़ी हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो इन सबको हम लोग मेंटेनेंस करके, केस इंस्पेक्ट करके, रेडी टू ऑपरेट करके और इसी में हमारा इतना समय निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारा समय गुज़र गया है। ठंड बहुत होता है उधर, यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस हुआ था और हवा तो चलता ही है, तो वो थोड़ा-सा आपको सहन करना पड़ता है। हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि टेलीस्कोप अभी भी अच्छा चल रहा है इतने सालों के बाद। लाइट पॉल्यूशन ज़ीरो होने के साथ-साथ साउंड पॉल्यूशन भी ज़ीरो है आपकी कर्म भूमि में, तो क्या कोई आवाज़ें सुनने को मिलती भी हैं, अमूमन जब आप काम कर रहे होते हैं?
हाँ, जी बिल्कुल। ये लाइट पॉल्यूशन तो ज़ीरो है, डस्ट पॉल्यूशन ज़ीरो है, साउंड पॉल्यूशन वो ज़ीरो है, लेकिन क्योंकि हमारा जो डोम का स्ट्रक्चर है वो एल्यूमीनियम और स्टील आयरन फ्रेम्स का बना हुआ है, तो अब बाकी ऑब्जर्वेटरी में जो लोहे का गट, 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 गट वो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है, तो उसको म्यूज़िकल तो कह नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ा-सा और भी मेंटली आपको ठंड बताता है कि वहाँ ज़्यादा हवा चल रहा है बाहर और ज़्यादा ठंडा होगा। अदर देन वहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंट एटमॉस्फेयर है, बहुत ही एन्जॉय करते हैं। कभी किसी चिड़िया का जो चीख सुनाई देता है आपको, भले वो बहुत ही दूर 4-5 किलोमीटर्स का हो। हाले को हम बेसिकली ये हेवन है बर्ड्स वॉचर्स के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि एक लेमरगियर जिसको हम स्कैकलॉक बोलते हैं, और जटायु भी है, ईगल्स के काफ़ी ब्लैक नेक क्रेन जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, 4000 मीटर के ऊपर रहता है, तो ये सब वहाँ पे काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूर जी, आप हमें बता रहे थे कि आपके पिताजी का जीवन भी काफ़ी प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है। उसके बारे में हमें बताइए। जी, मेरे फ़ादर डॉक्टर हैं, फ़िज़िशियन हैं, उनको 2018 में पद्मश्री उनके काम के लिए मिला हुआ है। वो अभी बहुत ही एक्टिव हैं रिसर्च में, और उनके पास एक इंस्टीट्यूट है, लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन, तो वो गाँव-गाँव हानले जाते हैं, ज़ंस्कर जाते हैं, रिमोट एरिया में प्रोपेगेट करते हैं कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रिवेंट करें मॉडर्न डे डिज़ीज़ से। उन्होंने अपना जो कार्य है, जो डॉक्टर जब डिप्यूट हुए थे, वो भी उसी एरिया में डिप्यूट हुए थे, मतलब जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, और उनको बहुत सारी यादें वापस लाई, जब वो वहाँ पे घोड़े पे चला करते थे। चलो हम तो आजकल गाड़ी में चल रहे हैं, जो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी है, तो वो पूरा इलाका उन्होंने तब घोड़े पे चले थे, और लोगों को ट्रीटमेंट करते-करते वो उन्होंने काफ़ी जगह को कवर किया था। जी, दूर जी, आगे आपका और क्या-क्या करने का इरादा है? बहुत अच्छा समय गुज़रा है, अभी 50 साल के हो गए। मेरे लिए तो अगर हाले डार्क स्काई रिज़र्व अच्छी तरह से चले तो वो काफ़ी सैटिस्फाइंग रहेगा। और चाहत तो ये है कि हर जगह और भी डार्क स्काई रिज़र्व सेंचुरी बने। हम बोलते हैं स्टारी स्काईज़, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है या हमारा हेरिटेज है, उसको बनाए रखे, और जो हमारे पूर्वज जिसको एक्सपीरियंस और एन्जॉय करते हैं, सब लोग अभी भी करें, तो वो मेरी मोटिवेशन अभी लाइफ में। नेचर इंडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। खगोल विज्ञान की खोज निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में भी कई वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा दे रही हैं और इसमें अपनी फोटोग्राफी और डार्क स्काईज की मुहिम के साथ दोरजे का योगदान इस खूबसूरत शोध को और खूबसूरती तक पहुंचा रहा है। वैज्ञानिक और उनके अनोखे कर्म क्षेत्र का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और सहकर्मियों के साथ नेचर इंडिया पॉडकास्ट को साझा करें। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी और ये है भारत में विज्ञान से जुड़ी सभी चीजों के लिए बना आपका अपना पॉडकास्ट नेचर इंडिया पॉडकास्ट। इस एपिसोड के समर्थन के लिए डीबीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।